ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2019 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੈਥਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਸੀ 1,43,787 ਸੀਗੀ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, 1,65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੋਚਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਯੰਗ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट सुरेश बाजिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी आपका हमारे जस पंजाबी के मंच पर। सर जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। सर, अर्ली मॉर्निंग है, वहाँ पे आपने टाइम निकाला, हम मशगूल हैं, आपके धन्यवाद दिए हैं सर। सर, प्रोग्राम से पहले मेरा एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब क्वेश्चन है कि आप कोरोना वायरस से पहले के जो आंकड़े दीजिए हार्ट अटैक के, और उसमें एज ग्रुप क्या था वो बताइए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कोरोना वायरस से पहले की जो अपन स्ट्रेटजी बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कार्डियोवैस्कुलर थी। मतलब जो भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक कह सकते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा मौतें हो रही थी। और लगभग 19 मिलियन डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक की वजह से या स्ट्रोक की वजह से होती है। अभी करंटली 2020 में डाटा जारी हुए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के, वो डाटा काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसमें देखने को मिला है कि जो एज ग्रुप है, मोर देन 25% हार्ट अटैक्स 40 साल से कम की उम्र के लोगों में होते हैं। ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਗ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। जयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ने डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, जो फिगर्स दे रहे थे वहीं से शुरू करना। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं बात करूं हार्ट अटैक्स के नंबर ऑफ केसेस की, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो अभी करंट रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें देखा गया है कि अबाउट 19 मिलियन डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक्स की वजह से और स्ट्रोक की वजह से हो रही है, जिसको मिला के हम कार्डियोवैस्कुलर डेथ बोलते हैं। उसमें चौंकाने वाले डाटा ये हैं कि हार्ट अटैक अभी भी नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, पहली बात। दूसरी बात, मोर देन 25% जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो 40 साल से कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं। जी जी जी। दूसरी बात, अबाउट मोर देन 50% जो हार्ट अटैक है वो 50 साल से कम, मतलब जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें हार्ट अटैक ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि मोर देन 75% डेथ वर्ल्ड वाइड यदि अपन देखें तो वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही है। उसमें इंडिया टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप पोजीशन पे है। उसके कुछ कारण देखे गए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा कि इंडिया एक डायबिटिक हब होता जा रहा है। भारत में शुगर के रोगी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं जी। कह सकते हैं कि नंबर 1 अभी वर्ल्ड वाइड यदि नंबर ऑफ केसेस डायबिटीज के देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। दूसरा चीज है स्मोकिंग, नंबर ऑफ स्मोकिंग पर यदि अपन 1000 पीपल में कैलकुलेट करें या कंपेयर करें तो 1000 पीपल में भारत में स्मोकर्स की संख्या ज्यादा है, खासकर रूरल एरिया में
रूरल एरिया स्मोकिंग इज वेरी कॉमन। थर्ड वन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब पहले के पुराने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को यूजुअली कहते थे कि ये हाई इनकम कंट्रीज या जो कहते हैं कि पैसे वाले लोगों के घरों की बीमारी थी, बट अब ये पुअर पीपल की बीमारी हो चुकी है। और इंडिया में आप जानते हैं कि मोर देन 70% पीपल अभी भी गांव में रह रहे हैं और लो और मिडिल इनकम क्लास से बिलोंग करते हैं। इसलिए शहर से गांव की तरफ इस बीमारी का शिफ्ट होना, यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करना, ये बहुत ही चिंतामय बात है, चिंताजनक बात है। इस पे हमें सोच विचार करना चाहिए और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं अर्ली एज उसको आइडेंटिटी करके, मान लो जैसे 25 साल 30 साल पे स्क्रीनिंग करवाई जाए अपने रिस्क फैक्टर्स की, कि हमारी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है या हमारे कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या हम स्मोक करते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल या डाइटरी पैटर्न थोड़े खराब है, उसको अपन यदि जल्दी ठीक कर लें, सुधार लें, तो इस नंबर्स को हम ओवर द टाइम कम कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, हम ना ब्रेक के बाद में ये आएंगे कि कोरोना वायरस का इसमें क्या पार्टिसिपेशन रहा, वो बाद में आएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप 20 साल पहले की बात करें, मैं 30 साल यहाँ उससे पहले की बात करें, तो दूध, घी और ये ऐसी चीज़ें लोग ज़्यादा खाते थे। अब जो वो चल रहा है कि हमने बॉडी बनानी है, हमने फिट रहना है, उसके लिए उन्होंने जो चिकनास वाली चीज़ें वो कम कर दी। हो सकता है बड़े शहरों में जो तली चीज़ें ज़्यादा खाते हों उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो, लेकिन फिर भी जो हार्ट अटैक है वो इंक्रीज़ हुए हैं। कोरोना वायरस को हम एक दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, वो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जो हार्ट अटैक वो बढ़ रहे हैं, खुराक चिकनास वाली कम हो रही है, इसका क्या कारण है? सर हाँ, मैं बताऊं, पहले जो अपने पूर्वज थे 20-30 साल पहले, जिसको कह सकते हैं अपन नेक्स्ट जनरेशन में है, पिछले जनरेशन के लोग थे, वो वर्कहोलिक थे, हार्ड वर्कर थे, वो सारा काम खुद पैसे चल के करते थे। आज यदि मार्केट में जाने की बात कही जाए तो मोटरसाइकिल और कार का यूज करते हैं, साइकिल को यूज ही नहीं करता है। प्रॉब्लम अपनी वर्क कैपेसिटी कम होना और डाइट में जंक फूड्स का आना, ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कि यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आजकल मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूं सर, सॉरी, अभी जो एक प्योर स्टडी आई है उसने ये क्लियर कर दिया है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में अपना छाछ या लस्सी आती है, दही आता है, दूध आता है, ये बेटर है, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इनका अपने को कंजम्पशन करना चाहिए। अपने को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए डाइट में, वो है फ्राइड चीजें। फ्राइड का मतलब जो तली हुई है, घी में तली हुई हो या तेल में तली हुई हो, जिसको फ्राई करके खाते हैं, उन चीजों का सेवन हमें कम करना चाहिए। ये चीजें अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। यदि बात करें पूड़ी और पराठे की, तो पूड़ी इज बेटर देन पराठा, बिकॉज पूड़ी तेल के अंदर तली जाती है, पराठा तेल के ऊपर तला जाता है, तवे के ऊपर। तो जो घी और तेल का बाहर के एनवायरनमेंट या ऑक्सीजन से संपर्क होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है और वो ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है और वो मोर प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने। इससे लो जी कंटिन्यू करिए, 1 मिनट है, फिर ब्रेक लेके आगे कोरोना वायरस पे चलते हैं जो रियली बादर कर रहा है लोगों को कि जो इंक्रीज। वैसे ब्रेक डॉक्टर साहब हम ले ही लेते हैं। दर्शकों साढ़े बने हुए ने डॉक्टर सुरेश बाजिया जी, ਜਿਹੜੇ कि हार्ट स्पैशलिस्ट ने, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट ਉੱਥੋਂ राजस्थान तो बने हुए ने। कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 25 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। स्वागत जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ। ਆਪਾਂ बने हुए ने कार्डियोलॉजिस्ट ਜਿਹੜੇ कि जयपुर तो सुरेश बाजिया जी। डॉक्टर साहब स्वागत आफ्टर ब्रेक। अब हम उस चीज़ पे आते हैं कि हमने डाइट का देख लिया कि ये था, बुज़ुर्ग हार्ड वर्क करते थे, पसीना निकालते थे, उनको पच जाती थी, अब नहीं पचती है, से आर्टलरी ब्लॉक होती है, उस पर थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि जो कोरोना
वायरस के ड्यूरिंग जो इजाफा हुआ है 29% की डेथ का, और हुए भी जो यंग 25 से 45 के बीच में, उसका क्या कारण रहा? जी, कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस यूजुअली बॉडी के 3 पार्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स, जिसकी वजह से कोविड न्यूमोनिया या कोरोना वायरस रिलेटेड न्यूमोनिया बीमारी है, वही मेन कारण रहा कोविड टाइम में ज्यादा मोर्टेलिटी होने का। दूसरा ऑर्गन है हार्ट। हार्ट की मसल्स के अंदर ये डायरेक्ट इन्फेक्शन करता है और मायोकार्डाइटिस करके हार्ट को कमजोर करता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स, जो भी खून की नलियां हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो या बॉडी की हो, उसमें ये इन्फ्लामेशन करता है और क्लॉट जो खून होता है उसको गाढ़ा करके क्लॉट बनाता है। तो अपन बात करें कि कोविड टाइम में हार्ट अटैक्स के नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, बट सरप्राइजिंगली लैंसेट में एक आर्टिकल जारी हुआ, उसमें ये देखा गया कि कोविड टाइम में इन हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हार्ट अटैक की वजह से होने वाले हॉस्पिटल में नंबर ऑफ केसेस कम थे। क्यों? पेशेंट्स कोविड के डर की वजह से हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंचे वो क्रिटिकल कंडीशन पहुंचे, या लेट स्टेज में पहुंचे, इसलिए इससे होने वाली मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट बहुत ही ज्यादा थी। कोविड टाइम में कोई भी पेशेंट यदि हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल गया तो 50% चांसेस रहे कि वो सरवाइव नहीं करेगा। उसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, एक तो उसने लेट प्रेजेंट किया हॉस्पिटल जाने में। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसका अर्ली और इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त केवल दवाएं ही फर्स्ट मॉडलिटी थी ट्रीटमेंट की। इंटरवेंशन और सर्जरी को डेफर किए जा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। थर्ड वन, उसके अंदर अलग कोमोर्बिडिटी ज्यादा थी, मतलब उसमें कुछ बीमारियां ज्यादा थी जिसको कोविड ने अफेक्ट किया। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, कोविड इन्फेक्शन उन मरीजों में ज्यादा हुआ जिनमें ऑलरेडी कोमोर्बिडिटी थी, जैसे कि वो ब्लड प्रेशर के रोगी थे, उनमें डायबिटीज थी, पहले से हार्ट उनका वीक था, या उनको पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका था। ऐसे लोगों को ही कोविड ने ज्यादा इन्फेक्ट किया। इनको अपन रिलेटिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स कह सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप कह सकते हैं। कोविड ने इन्फेक्शन भी ऐसे लोगों को ज्यादा किया, और कोविड इटसेल्फ ने हार्ट अटैक की प्रोपेंसिटी को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन किया, जिसको अपन हिंदी भाषा में सोजस बोलते हैं, कि जैसे कहीं ट्रॉमा हुआ और अपने स्वेलिंग आ गई, उसी तरह इसने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर खासकर ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग कर दी, सोजस कर दी, इन्फ्लामेशन कर दिया, जिसकी वजह से खून का थक्का ज्यादा बन गया, खून गाढ़ा हो गया। अब जहां जहां खून गाढ़ा होगा वहां उसके मैनिफेस्टेशन होंगे, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, हार्ट में अटैक्स आ गए, किडनी के अंदर किडनी इंजरी हो गई, लीवर इंजरी हो गई। इसलिए कोविड एक मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करने वाली बीमारी है, जिसने हार्ट को और लंग्स को अफेक्ट किया। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों से दोबारा क्लियर करना, एलैबोरेट करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये जो डेथ्स हुई हैं हार्ट अटैक की वजह से ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, जो 19 से लेके 21 तक, 2019 से 2021 तक, वो इसलिए हुई हैं कि उस वक्त हर बंदा जो है अस्पताल में जाने से घबराता था, और अगर थोड़ा बहुत इशू आया तो वो घर में ही रहा, इससे डेथ रेट बढ़ गई है। हैज़ नथिंग टू डू विद कोरोना वायरस, आप ये कह रहे हैं सर? उसमें कोरोना वायरस ने डेथ को नहीं बढ़ाया, कोरोना वायरस ने हार्ट अटैक के नंबर ऑफ केसेस बढ़ाए। जी, बट डेथ बढ़ने का कारण ये रहा कि पेशेंट हॉस्पिटल लेट प्रेजेंट किया, हॉस्पिटल जाने के बाद में उसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल में ये था कि आप सर्जरी को डेफर कीजिए और उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखिए, और जो कोविड इन्फेक्टेड पर्सन था वो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित था। एल्डरली थे, 60+ थे, 60+ थे, और उनके अंदर डायबिटीज थी, उनकी हार्ट की पंपिंग कम थी, उनका ऑलरेडी ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज थे। ऐसे लोगों में कोविड ने इन्फेक्ट किया, हार्ट अटैक ज्यादा हुए और अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी ज्यादा हुई। जी। डॉक्टर साहब, एक धारणा है, एक वे ऑफ थिंकिंग बन गया था कि जो कोविड की वैक्सीन्स आई हैं, हम किसी वैक्सीन का नाम नहीं ले रहे हैं, वैक्सीन्स आई हैं, वो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक बढ़े हैं, या उसकी वजह से भी लोगों की जो रोशनी है वो कम गई है। इज इट ट्रू? नहीं, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि जो भी
जो स्टडी हुई है आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन के बाद में, कंप्लीटली इम्यूनाइज पर्सन के अंदर नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स कम हुए। हम्म। तो वैक्सीन जो एमआरए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है या वायरस पार्टिकल की वैक्सीन है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट में इंफेक्शन हो जाना, ये ड्रग रिएक्शंस है, इम्यूनिटी एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और कुछ केसेस में हार्ट अटैक भी हुए। बट इम्यूनाइजेशन से होने वाले फायदा कुछ हार्ट अटैक के फायदे से कहीं बेहतर है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन से वैक्सीनेटेड पर्सन के अंदर हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब अब बात यहाँ आ जाती है कि जो डेथ्स में इजाफा हुआ है, अभी हम बात कर रहे थे यंग एज में इस पे बताएंगे कि चलो 60, मैं नहीं कहता किसी को हार्ट अटैक कभी भी हो, लेकिन पहले सोच लेते कि उम्र ज़्यादा होगी, हार्ट जो है वो चल नहीं रहा है या भारी शरीर है, अब जो यंग एज में हो रही है, इसका क्या कारण है? एक बार दोबारा एलैबोरेट करें आप। सर, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, यंग एज में हार्ट अटैक के जो अभी आंकड़े बताए मैंने, 25% से ज्यादा हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं, खासकर इंडिया में, और मोर देन 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के, जिनको आप रिलेटिवली यंग बोल सकते हैं या रिलेटिवली यंग है, वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। इसका मेन कारण जो देखा गया वो रहा स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा रहा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। लोग हमेशा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये शरीर में ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि एलडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। बट इन लोग पेशेंट्स में देखा गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? एक्सरसाइज से, वर्किंग कैपेसिटी से, अच्छी डाइट से। तो यंग एज ग्रुप का यदि आज का पैटर्न देखा जाए, जिसकी वजह से जिनमें हार्ट अटैक बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट स्मोकिंग है। दूसरा, वो रिलेटिवली वेरी सेडेंटरी है, उठ करके काम करना ही नहीं चाहते। आज सारा काम लैपटॉप पे ऑनलाइन हो चुका है, बाहर जाने के लिए गाड़ी अवेलेबल है, सुख सुविधा वाली जिंदगी अपन जीना चाहते हैं। और अपनी डाइट होनी चाहिए हैवी, उसमें कोलेस्ट्रॉल रिच, स्वीट्स ज्यादा होनी चाहिए, फ्रूट्स हम लेते नहीं है, सैलेड अपन खाते नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस। जी मेंटल स्ट्रेस। यंग को ज्यादा क्रिपल करने वाला जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस कहते हैं कि पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट करता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जिस तरह से कोविड ने बॉडी में सोजस की इन्फ्लामेशन किया, उसी तरह स्ट्रेस नहीं, दिमाग से स्ट्रेस स्टार्ट हुआ, पूरी बॉडी के अंदर खासकर ब्लड वेसल जो कि हार्ट की वेसल है उनमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट किया। और स्ट्रेस रिलेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मतलब एक्यूट हार्ट अटैक, काफी ज्यादातर यंग में देखे जाते हैं। सर, अभी आपने बात की अल्कोहल की, हम ड्रग्स को एक बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपने बात की स्मोकिंग की, ये दो चीज़ें बड़ी हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं जब छोटा था वहाँ पे 30 साल पहले की, तो जो बुज़ुर्ग थे वो अल्कोहल लेते थे शाम को, लेकिन अब जब इंडिया जाते हैं तो मैं देखा काफ़ी यंग एज में भी लोग अल्कोहल ले रहे हैं। अब हम अल्कोहल की बात करें कि ये हार्ट अटैक का कारण बनता है, या इसके बाद आदमी जो खाता ज़्यादा है और उससे पेट बढ़ता है, भार बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक आने की, इसमें से कौन सी बात आपको ट्रू लगती है? सर, अल्कोहल के बारे में स्टडी साइंस ये कहती है कि अल्कोहल का कंजम्पशन यदि मॉडरेट क्वांटिटी में किया जाए, मॉडरेट क्वांटिटी का मतलब है 1 to 2 स्टैंडर्ड पैक्स, 30 to 45 ml, यदि आप डेली कंज्यूम करते हैं, स्पेशली रेड वाइन जिसके अंदर की एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जी, तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। बट इंडियन सिनेरियो में, खासकर अपनी बेल्ट के अंदर, मैंने ये देखा है कि 1 और 2 पैक तो स्टैंडर्ड क्या वेरी बिलो स्टैंडर्ड मानी जाती है। So, जो नंबर ऑफ पैक्स 5, 6, 7, ये 5, 6, 7 जो पैक्स ले जाते हैं, ये हमेशा ऑलवेज डेंजरस होते हैं। ये क्या करते हैं कि 4-5 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, पहला मोटापा लेके आता है, क्योंकि अल्कोहल के साथ साथ अपने डाइट भी स्ट्रॉन्ग ली जाती है। पहली बात मोटापा।
दूसरा ये क्या करता है, अल्कोहल बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से धड़कन भी गड़बड़ होती है। धड़कन गड़बड़ होने के साथ साथ में जो हार्ट की नालियां होती है, जिनको कोरोनरी बोलते हैं, उसके अंदर लिपिड का डिपोजिशन, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा होता है, और वो यूजुअली बैड टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कभी भी उस प्लाक को रप्चर कर देता है और उसके ऊपर क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। और अगर हम बात करें स्मोकिंग की, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, उसमें जो टोबैको वगैरह वो जाती है, क्या वो भी कहीं ना कहीं हार्ट को इफेक्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे आप स्मोक करते हो, चाहे आप हुक्का पीते हो, चाहे आप जर्दा या खैनी जो भी बाटे वो खाते हो, निकोटिन इन एनी फॉर्म इज डेंजरस। इवन पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो इक्वली डेंजरस। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है और उसके बगल में विद इन 3 फीट कोई पड़ोस में बैठा है, उसकी वजह से जो 30% पैसिव स्मोक कर रहा है वो भी उसको नुकसान पहुंचा रही है। स्मोकिंग का भी आप रेकमेंड ये करोगे कि अगर कोई वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को बढ़ाती है और साथ साथ में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कि एक्यूट हार्ट अटैक ज्यादा होता है। राजस्थान में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी और 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस, जो रूरल एरियाज में है वहां पे डायबिटीज काफी कम है, बट स्मोकिंग इज द यूनिवर्सल रिस्क फैक्टर टू एवरी पर्सन, यूनिवर्सल रिस्क फैक्टर, और वही मेजॉरिटी मोर देन 90% हार्ट अटैक का कारण स्मोकिंग राजस्थान में देखी गई है। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने एलैबोरेशन दी है। हमको रुकना पड़ा लास्ट ब्रेक के लिए। दर्शकों, साडा बने हुए ने डॉक्टर सुरेश कुमार बाजिया, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਵਧੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ कार्डियोलॉजिस्ट ਸਾਡੇ ਨਾਲ बने हुए हैं सुरेश कुमार बाजिया जी। डॉक्टर साहब, स्वागत आफ्टर ब्रेक। सर, ये एक स्टडी है, कहीं मैं पढ़ रहा था कि ये कोरोना वायरस अफेक्ट द इनर सर्विस ऑफ योर वेन्स एंड आर्टरीज, इज इट ट्रू? Yes sir, this is true. Inner surface of arteries को अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम एक लेयर होती है, यूनिसेलुलर लेयर, एक सेल्स की लेयर होती है। उसमें उसका रोल होता है कि वो वेसल्स को ओपन अप रखती है, वेसल्स को डायलेट रखती है। यदि वायरस इसको अफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ सम रिसेप्टर S2 टाइप रिसेप्टर, तो ये गेट इन्फ्लाम्ड, में सोजस आ जाएगी, और ये बजाय वेसोडायलेटर रिएजेंट रिलीज करने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट रिलीज करेगी, जिससे अपने हार्ट की या कह दो कि बॉडी के दूसरे पार्ट की जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो बॉडी में घूमता हुआ लिपिड है, फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वो देखता है कि यहाँ पर नाइट्रस अवेलेबल है, यहाँ पे अपन जमा हो जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे रास्ता है, जगह है रुकने की, तो वहां पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, जो मेन कारण होता है हार्ट अटैक का, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, वो एक्सपोनेंशियल रेट के साथ ग्रोथ करने लग जाता है। वास्तव में देखा जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की इनर लेयर पे जमा होने वाला कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ में बॉडी की कुछ सेल्स का एक मास कह सकते हैं या स्टोरेज कह सकते हैं, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। मतलब वो एक हार्ट की नाली के अंदर एक जगह बन गई जहां पर सोजस स्टार्ट हो गई, और वो एक वल्नरेबल साइट है, सेंसिटिव साइट है, जहां पे क्लॉट बन सकता है। जी 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 सर, अगर ये हो डॉक्टर साहब, अगर ये हो भी जाए तो इसके आपको सिम्टम्स मिलते हैं इसके इन प्रायर? यस सर,
मैं आपको बताऊं, आप एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो इनिशियल स्टेज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो अर्ली 20s में स्टार्ट हो जाती है। आप 20 साल की उम्र में बात करें तो यदि आप आपकी नसों की स्टडी की जाए तो वहां पे कुछ फैटी स्ट्रिक मिलेगा, मतलब लिटिल अमाउंट में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। किन कारणों से एक्सप्रेस होता है? स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज। सो अपन कैसे पहचाने इनको? कैसे पहचाने कि अपने में हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है? अर्ली 25 या अर्ली 30s में अपने स्क्रीनिंग कराएं। कोई हमारे अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर तो नहीं है? क्या अपनी जेनेटिक्स है? क्या हमारे पूर्वजों में हार्ट अटैक ज्यादा थे? हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हार्ट अटैक हुआ है? क्या हमारी जेनेटिक्स तो हार्ट अटैक ही नहीं है? पहली बात। क्या हम स्मोक तो नहीं करते? क्या हमारे हाइपरटेंशन तो नहीं है? क्या हम अर्ली डायबिटिक तो नहीं हो गए? हमारी वर्क कैपेसिटी कैसी है? हम 30 से 40 मिनट डेली वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते ही नहीं करते? मान लो अपन इनमें से कुछ भी नहीं करते और 4-5 रिस्क फैक्टर हमारे लग गए, तो ये श्योर है कि अपने अर्ली 40s में हम हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे। अर्ली स्क्रीनिंग, मिड 30s में अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, ये 3-4 मेजर है जिसकी वजह से हम यंग एज में होने वाले हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सर आप इसमें खुराक जो है, जो स्पेशली अगर आप यंग एज में हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, हमने आंकड़े भी दे लिए, लेकिन इसमें आप आजकल की जो जनरेशन है उसको आप खुराक में क्या रेकमेंड करेंगे? सर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वजों की डाइट थी वो बहुत अच्छी डाइट थी। वो वेजिटेबल फूड पे ज्यादा बिलोंग करते थे। वो खेत में कच्ची जो हरी सब्जियां हैं उनको खाते थे और उतना ही वर्क करते थे। आज की डाइट का पैटर्न क्या हो गया? सारा कुछ जो भी मार्केट में पैक्ड फूड है वो खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया है। हरी पत्तेदार सब्जियां कोई खाना पसंद नहीं करता। फ्राइड चीजें जिनके अंदर बहुत सारा तली हुई बहुत तरह के आइटम मिले हुए हो, तला हुआ हो, बहुत ज्यादा ऑयली हो, वो ज्यादा प्रेफर करने लगे। अपनी डाइट होनी चाहिए जैसे जंगल में रहने वाला पुराना जो मानव था वो क्या खाता था? हरी पत्तेदार सब्जियां खाता था, जो जो कलर में ग्रीन हो, जो कलर में रेड हो, जो कलर में येलो हो, ऐसी चीजें हमें प्रेफर करनी चाहिए। फ्राई करने के बजाय कच्ची चीजें खाने की कोशिश करनी चाहिए या प्रेफर करना चाहिए। डाइट ओवर ईटिंग से हमेशा बचना चाहिए। ओवर ईटिंग हमेशा डेंजरस होती है क्योंकि उससे मोटापा आता है और मोटापा धीरे धीरे हार्ट अटैक की और शुगर की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। जी जी, डॉक्टर साहब आपने ना लेटली सुना होगा, खास करके हरियाणा और पंजाब में खास करके जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं या फिर जो हद से ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो डाइट कम लेते हैं, वो जो सूखा विटामिन का पाउडर है वो ज़्यादा लेते हैं। बहुत जो खास करके पंजाब रीजन से जो सर्जन्स हैं, मैंने एक सर का इंटरव्यू भी किया था, तो वो बता रहे थे कि अगर वो, मुझे नहीं पता, आप उस पर एलैबोरेशन देना, कि वो हद से ज़्यादा लिया वो भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो जो पाउडर्स अपनी बॉडी बनाने के लिए यूज किया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है और स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड हालांकि कोई भी क्लेम नहीं करता कि हमने इसमें स्टेरॉइड की क्वांटिटी रखी गई है या कुछ रखा गया है। उसको बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो बॉडी का एनाबॉलिज्म बढ़ाए, बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, मसल्स मास को बढ़ाए। स्टेरॉइड क्या करता है? बॉडी में जाकर के इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है। मैंने अपने करियर में कुछ युवा ऐसे देखे हैं, 4-5 केसेस ऐसे देखे हैं जो अर्ली 25 में है, जिम जाते हैं, अच्छी बॉडी बना रखी है, बट उनको चेस्ट पेन शुरू हो गया। जब उनका कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया, हार्ट की नसों की जांच की गई, जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, तो देखा गया कि हार्ट की मेन नाड़ी में क्लोट जमा हुआ है, खून का थक्का जमा हुआ है और वो उसकी सडन कार्डियक डेथ का कारण बनता है। इसलिए जो अपन रेडीमेड पाउडर लेते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ स्टेरॉइड होते हैं, ये हार्ट के अंदर कोएगुलेबिलिटी, मतलब हार्ट के गाढ़ा होने की संभावना को बढ़ाते हैं। ब्लड गाढ़ा होकर के कहीं भी जम सकता है, खासकर हार्ट की नलियों में। इसलिए हमें इसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वी शुड अवॉइड। यदि आपको बॉडी बनानी है तो सबसे बेस्ट रहता है नेचुरल नेचुरल फूड एंड नेचुरल एक्सरसाइज, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं,
खाना घर का खाओ और खूब एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है। सर अपने पास तो 3-4 मिनट हैं। एक तो ये बताओ कि जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हमारे खेतों में हद से ज़्यादा जा रहे हैं। पहले हम पंजाब को ब्लेम करते थे, अब तो हर जगह ये हाल है कि ज़्यादा पैदावार लेनी है और मैं वहाँ से ज़्यादा पैदावार निकाल के पैसा बनाना है। क्या वो जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा बठिंडा से कैंसर एक्सप्रेस चलती है बीकानेर को, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डाल करके कैंसर की बीमारी हुए। क्या ये चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक को भी बुलावा देती हैं? सर बेसिकली तो जो फर्टिलाइजर्स का ओवर कंजम्पशन है, बॉडी तो वही एक्सप्रेस करेगी जो बॉडी के अंदर जाएगा। यदि आप बॉडी में पॉइजन लोगे तो पॉइजन की का तो मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। मेन प्रॉब्लम होती है कैंसर। जो आप कह रहे हो कि बठिंडा से कैंसर ट्रेन जाती है, वो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यदि अपनी डाइट में जो अपने यूजली डाइट में जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, आजकल ये देखा गया है कि फैट्स का कंजम्पशन तो यंग जनरेशन धीरे धीरे कम कर रही है, बट ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या बैड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें बैड कार्बोहाइड्रेट में अपनी मिठाई होती है, स्वीट्स होती है, शुगर, चीनी होती है, और जो अपना ये फर्टिलाइजर यूज किया हुआ गेहूं होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर के बैड टाइप ऑफ फैट्स में कन्वर्ट होता है। स्टोरेज होकर के, मेटाबॉलिज्म होकर के बैड टाइप ऑफ फैट्स में कन्वर्ट होता है, जो कि हार्ट की नलियों में जल्दी जमने लग जाता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट अपने को एक्स्ट्रा यूज नहीं करना चाहिए। लाइक कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, मिठाई हमें अवॉइड करनी चाहिए, स्वीट्स लाइक जैसे चीनी है, शुगर, गुड़ है, इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, टिप्पणी आ रही है एक कि चाय और काफ़ी भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है। सर टी और कॉफी का डायरेक्ट इससे लिंक नहीं है, बट यूजुअली देखा गया है कि अपने जो ट्रेंड है वो 1-2 चाय पीने का ट्रेंड नहीं है, 1-2 कॉफी पीने का ट्रेंड नहीं है। अपन क्या करते हैं, दिन में 5 चाय 10 कॉफी पीते हैं। तो उससे यूज होने वाला, एक तो उसमें क्या होती है, चीनी मिली होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा होता है मिल्क, दूध होता है, जो कि अपने वेट, यदि अपन 5 चाय पियेंगे, एक चाय में मान लो 100 ml दूध भी यूज हुआ, तो 500 ml दूध तो अपने ओवर कंजम्पशन किया, जो कि अपने मोटापे का कारण बनेगा। वो जाके जमा कहाँ होगा, अपनी बॉडी में जमा होगा। वो मोटापा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो लिपिड डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन, और उसी कैस्केड में इन्वॉल्व करके अपने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। जी जी जी। सो सच काइंड ऑफ बेवरेजेस नॉट टू हैबिचुअल नहीं होना है। ये जस्ट चाय और कॉफी, चाय, टी और कॉफी के टेस्ट के लिए है, न कि उसमें मीठा और उसमें मिला हुआ दूध उसको टेस्ट करने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास 1 मिनट रह गया, अगर आप यूथ को कोई संदेश देना चाहें तो। यस, मैं यूथ के लिए ही कहना चाहूंगा कि आप देश का भविष्य हो, आप परिवार का भविष्य हो, आप समाज का भविष्य हो। आप यदि अच्छे हो, आप हेल्दी हो, तो सब कुछ हेल्दी होगा। आप स्ट्रांग हो, एवरीथिंग विल बी स्ट्रांग। आप हेल्दी रहोगे, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, आपका समाज हेल्दी रहेगा, और पूरा देश हेल्दी रहेगा। तो आपको अभी से ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। लाइफस्टाइल में आपको अडॉप्ट करना है 30 to 40 मिनट ब्रिस्क वॉक या एरोबिक्स या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग है, स्विमिंग है, पहली बात। दूसरा, अपना अर्ली 30s में अपने रिस्क फैक्टर पहचानने की कोशिश करें कि क्या हमारे अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हम हार्ट के रोगी हो सकते हैं। क्या अपने को हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्या हमारी डाइट में हम गलत चीज तो नहीं खा रहे, क्या हम यूज कर रहे हैं वो ऑयल तो खराब नहीं है, क्या हम डाइट जो ले रहे हैं वो हमारे मोटापे का कारण तो नहीं बनेगा, क्या हम और कुछ स्मोक तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बैड चीज तो नहीं ले रहे, हम बैड हैबिट्स के शिकार तो नहीं, यदि अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं कर रहे जो अपने हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आने वाली जनरेशन जो आपको फॉलो करेगी वो भी स्वस्थ रहेगी डेफिनेटली। और मैं तो कह रहा हूं कि पेरेंट्स और टीचर्स जो प्राइमरी हेल्थ या प्राइमरी प्रिवेंशन है, मतलब बीमारी के लिए जो होने वाले रिस्क फैक्टर है उनको डेवलप होने से ही रोका जा सकता है। जी तो जी जी। पेरेंट्स और टीचर्स आने वाले हेल्दी इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो बी ए गुड पेरेंट्स एंड
आप अपनी लाइफ भी अच्छी, डाइट भी अच्छी अडॉप्ट करें और आपकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन भी आपको फॉलो करेगी। जी जी थैंक जी। यू सर। डॉक्टर साहब, आपने आपके पास में बहुत जो मशरूफ़ियत है उसमें से आपने टाइम निकाला, हम आपके मशगूल हैं, शुक्रगुजार हैं। आप बड़ा बिजी स्केजूल रहता है आपका। आपको किसी और मुद्दे के, खास करके ब्लड प्रेशर का जो इशू चल रहा है यहाँ पे, वो या और कोई किसी समस्या को लेकर के आपको इसी मंच पर फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। आज आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, इस सन डॉक्टर सुरेश कुमार बाजिया ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।